हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन की अगली प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। और देखिए, इसमें जो हम टॉप जो 20 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और उनको सही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और किस तरह से हम पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, उन सभी तरीकों को हम सीखेंगे और पर्यावरण अध्ययन के कई सारे अच्छे कंसेप्ट भी हम आज सीखेंगे। और ये देखिए, ये क्लास जो है, जितने भी स्टूडेंट पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन करते हैं या एनवायरमेंटल साइंस की जिन परीक्षाओं में आपका सी-टेट है, यूपी-टेट है, एमपी-टेट है, उत्तराखंड टेट है या फिर आपका रीट है, रीट एग्ज़ाम है, लेवल 1 के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में पर्यावरण अध्ययन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम भी होते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी है या यूपीएससी वाला एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर भी पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में भी पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास सभी उन स्टूडेंट के लिए उपयोगी है जो पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल साइंस का अध्ययन करना चाहते हैं और कंसेप्चुअल चीज़ों को सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्वेश्चनों को थोड़े से समय में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है। देखिए, पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, कोई भी पृथ्वी पर जहाँ भी जीव है उसके चारों ओर जो वातावरण है, पर्यावरण है, वह ये निर्धारित करता है कि वह जीव वहाँ पर किस रूप से स्थायित्व रहेगा। तो पृथ्वी पर जो जीव हैं और उसके चारों ओर के वातावरण के मध्य जो पारस्परिक अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहते हैं। और देखिए, इकोलॉजी का मतलब यही होता है कि जीव और उसके वातावरण जो आपसी संबंध द्वारा वहाँ पर स्थायित्व प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द, देखिए ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। इकोलॉजी शब्द को रीटर ने दिया था। किसने दिया था? रीटर ने इकोलॉजी शब्द दिया था। तो देखिए, बायोलॉजिकल जो साइंस है वहाँ पर यहाँ इसका जो ऑप्शन है वह क्या आता है, रीटर आता है। लेकिन कई बार ज्योग्राफी की जो किताबें हैं वहाँ पर जो इकोलॉजी शब्द है वह अर्नेस्ट हेकल माना गया है। क्या माना गया है? अर्नेस्ट हेकल। तो आप देख लेना, ऑप्शन में यदि रीटर है तो उसका राइट आंसर रीटर ही रहेगा, और यदि रीटर ऑप्शन में नहीं है और अर्नेस्ट हेकल दिया है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हेकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीव और उनके वातावरण के मध्य संबंध को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है? इकोसिस्टम का उदाहरण है। देखिए, इकोसिस्टम हम कहते किसे हैं? अगर हम समझना चाहें इकोसिस्टम किसे कहते हैं तो इकोसिस्टम में दो चीज़ें होंगी। एक तो होते हैं जैविक घटक, एक होता है जैविक घटक और दूसरे होते हैं अजैविक घटक। दूसरे कौन से होते हैं? अजैविक घटक। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पर जैविक और अजैविक घटक दोनों पाए जाते हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो रेगिस्तान में भी जीव मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अजैविक घटक भी मिलते हैं, तो ये इकोसिस्टम का उदाहरण है। नदी भी इकोसिस्टम का उदाहरण है। नदी किसका उदाहरण है? इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो रेगिस्तान इकोसिस्टम का उदाहरण है, नदी इकोसिस्टम का उदाहरण है। यहाँ पर भी जैविक अजैविक अवस्थाएं मिलती हैं, वन में भी जैविक अजैविक अवस्थाएं मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य। एकमात्र जो स्रोत है हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए या इकोसिस्टम का ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए या इकोलॉजी का ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए या किसी भी स्वरूप में ऊर्जा का स्रोत पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर क्या होता है? सूर्य है। जल इसका आंसर नहीं होगा, मिट्टी इसका नहीं होगा, हवा इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। खाद्य जाल क्या दर्शाता है? खाद्य जाल क्या दर्शाता है? तो अगला क्वेश्चन है खाद्य जाल क्या दर्शाता है। इसका आंसर दीजिए आप कि खाद्य जाल क्या दर्शाता है। तो देखिए, खाद्य जाल का अगर हम समझना चाहें कि खाद्य जाल क्या होता है,
खाद्य जाल होता है खाद्य श्रृंखलाओं का, कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं, खाद्य जाल बनाती हैं। तो पहला ऑप्शन है एकल खाद्य श्रृंखला, तो इसका राइट आंसर ये नहीं हो सकता। परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं, बिल्कुल सही बात है कि खाद्य श्रृंखलाएं जुड़कर खाद्य जाल बनाती हैं। पौधों का एकल उपयोग, ये खाद्य श्रृंखला हो जाती है, तो ये भी खाद्य जाल नहीं हो सकता। शिकारियों का समूह, केवल उपभोक्ताओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी खाद्य जाल नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता में सबसे अधिक समृद्ध होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैव विविधता, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक टर्म है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विविधता। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, जीवों की विविधता, मतलब अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग तरह के जंतु। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जैव विविधता शब्द हटा दिया जाए, जैव विविधता शब्द हटा दिया जाए और एक तरह से पूछा है कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे ज़्यादा स्थायी है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे ज़्यादा स्थायी है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बदल जाएंगे। जैव विविधता में देखिए टुंड्रा क्षेत्र जो होता है वो बर्फीला क्षेत्र होता है, वहाँ पर जीवों की इतनी विविधता नहीं होती है। वर्षा वन में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, मरुस्थल में इतनी जैव विविधता नहीं होती है। समुद्र में जैव विविधता होती है, मानते हैं, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी वर्षा वन में होती है। तो इसका राइट आंसर भी समुद्र नहीं होगा। तो उस समय इसका, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वर्षा वन। तो वर्षा वन में जैव विविधता क्या है, सबसे अधिक समृद्ध रूप से पाई जाती है वर्षा वन में। और यही कारण है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ मिलती है, तो एक हमारा दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाए जाने के कारण अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को। फेफड़ा, फेफड़ा मतलब लंग्स ऑफ अर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ। अमेजन वर्षा वन को, अमेजन रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम उस बिंदु के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में अभी मैं कह रहा था कि यदि ऑप्शन में ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तब आंसर हो जाएगा समुद्र। कौन सा हो जाएगा, समुद्र। तब ये वर्षा वन नहीं होगा। तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आने वाले परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा, इसको आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा है। प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल सही है, कार्बन का स्थिरीकरण होता है। श्वसन में कार्बन का अपघटन होता है, अपघटन में भी कार्बन का अपघटन होता है, मतलब कार्बन के जो अवयव होते हैं उनका अपघटन होता है और कार्बन को क्या किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, कार्बन तत्व अलग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस प्रकार की पारिस्थितिकी परस्पर क्रिया में एक दूसरे जीव को हानि पहुंचाए बिना लाभ होता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्ट छूट गया है, लाभ होता है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें मतलब किसी दूसरे जीव को हानि नहीं पहुंचे। तो हानि नहीं पहुंचे तो वह जो पारिस्थितिक तंत्र का जो संबंध हो जाएगा वो जीरो, प्लस दूसरे जीव को क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो जीरो और प्लस का जो पारिस्थितिक तंत्र का जो कंसेप्ट है वह किसमें मिलता है, परजीविता में। परजीविता में तो नहीं है, परजीविता में तो एक को हानि होती है और दूसरे को लाभ होता है। सहजीविता में दोनों को लाभ होता है। परोपकारिता में एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि नहीं होती, तो ये सही है। प्रतिस्पर्धा में भी दोनों को क्या होता है, हानि होती है, तो ये भी उसका राइट आंसर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा परोपकारिता। क्या होगा, परोपकारिता। परोपकारिता में क्या होता है, एक जीव को हानि नहीं होती है और दूसरे जीव को क्या होता है, लाभ होता है। देखिए प्रतिस्पर्धा जो है वो माइनस माइनस संबंध होता है, इनमें दोनों को हानि होती है। सहजीवी जो संबंध होता है वो प्लस प्लस होता है, इनमें दोनों को लाभ होता है। और परजीवी में माइनस प्लस संबंध होता है, माइनस प्लस संबंध होता है, इसमें एक जीव को हानि होती है और दूसरे को क्या होता है, लाभ होता है। तो इस तरह से परोपकारिता इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक किसमें होता है। तो देखिए ऊर्जा पिरामिड हमने बताया था आपको कि ऊर्जा सदैव नीचे से ऊपर की ओर होती है और नीचे ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है किसी भी खाद्य श्रृंखला में, और ऊपर की ओर जो ऊर्जा की मात्रा है वो सबसे कम होती है।
नीचे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, फिर शाकाहारी होते हैं, फिर मांसाहारी होते हैं। तो जो भी उत्पादक होते हैं, जितने भी उत्पादक होते हैं उन सबके पास ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, इसके पास ऊर्जा कम होगी। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है, उसके पास ऊर्जा कम होगी। और शीर्ष शाकाहारी के पास ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए आज के जो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, परीक्षाओं में सामान्यतः पूछे जाते हैं, दिमाग को भी खोलते हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रति, और आने वाली जो परीक्षाएं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। अगला है जैव मंडल क्या है। तो देखिए जैव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों मिलते हैं। तो देखिए पृथ्वी का जलमंडल जयमंडल नहीं हो सकता। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का वायुमंडल जयमंडल नहीं हो सकता। पृथ्वी का स्थलमंडल, अकेला स्थलमंडल जयमंडल नहीं हो सकता, सब मिलते हैं। उसके द्वारा जो जीवन बनता है वही क्या होता है, जयमंडल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य उत्पादक कौन होते हैं। तो देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है, तो स्थल पे जो पौधे होते हैं वो मुख्य उत्पादक होते हैं। शैवाल जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक हैं। वृक्ष स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक हैं। कवक उत्पादक नहीं होते, अपघटक होते हैं। बैक्टीरिया भी उत्पादक नहीं होते, अपघटक होते हैं। तो कवक और बैक्टीरिया जो है ये अपघटक के उदाहरण हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपघटक कौन होता है। तो अपघटक के उदाहरण होते हैं कवक और बैक्टीरिया। कवक मतलब फफूंद, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए जैव विविधता जरूरी है। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता जरूरी है। पर्यावरण के संतुलन के लिए जैव विविधता जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि जीवों की विविधता को बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही कारण है कि जितने भी नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनकी स्थापना की जाती है। जीव संरक्षण पर जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो उसका यही उद्देश्य होता है कि जैव विविधता का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। नेक्स्ट, किस कारक से पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन होता है। प्रदूषण से, बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन होता है, वनों की कटाई से असंतुलन होता है। और जलवायु परिवर्तन से, इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है, यानी जीवों की मृत्यु होती है, वहाँ के अजैविक घटक जो हैं वो अस्त व्यस्त होते चले जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिक तंत्र का क्या होता है, असंतुलन होता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। देखिए प्रमुख कारण पूछ रहा है वो। वैसे तो देखिए यहाँ पर जितने भी कारण हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बिल्कुल जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण। वनों की कटाई भी जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं है। कारण तो है लेकिन प्रमुख नहीं है। ज्वालामुखी गतिविधियाँ, तो हर जगह ज्वालामुखी आते नहीं है, इसलिए ये भी प्रमुख कारण नहीं है। लेकिन जहाँ भी ज्वालामुखी आता है वहाँ उसके कारण जलवायु परिवर्तन जरूर होता है। सूर्य की गतिविधियाँ, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं है। अगर जहाँ पर ताप है तो सूर्य, जहाँ अधिक गर्मी है सूर्य के कारण, तो वहाँ पर जलवायु परिवर्तन तो होगा, लेकिन प्रमुख कारण उसका नहीं है। यदि उपरोक्त सभी होता तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाता, लेकिन अगर प्रमुख कारण की बात हो रही है तो कोई विशेष ही पूछा जाएगा। तो विशेष में ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है वह जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। और देखिए ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि के कारण कौन सा प्रभाव आता है, ग्लोबल वार्मिंग का आता है। कौन सा आता है, ग्लोबल वार्मिंग का। और इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण ही जलवायु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बिल्कुल सही है, अमोनिफिकेशन बिल्कुल सही है, नाइट्रिफिकेशन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो नाइट्रोजन चक्र का जो हिस्सा है उसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। परवच्छी और शिकार के बीच संबंध होता है। देखिए प्रतिस्पर्धा में परवच्छी और शिकार के बीच संबंध होगा माइनस और प्लस का, यानी एक जीव हमेशा हानि में, दूसरा जीव हमेशा लाभ में। प्रतिस्पर्धा में माइनस माइनस का संबंध होता है, दोनों में क्या होती है, हानि होती है। सहजीविता में प्लस प्लस का संबंध होता है, दोनों को लाभ होता है। परजीविता में परजीविता में माइनस प्लस संबंध होता है, लेकिन एक जीव हमेशा के लिए मर जाता है और दूसरा जीव हमेशा के लिए जीवित रहता है। और शिकार शिकारी संबंध, देखिए इसका राइट आंसर
सॉरी, परजीवी परजीवी माइनस प्लस संबंध होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों जीव जीवित रहते हैं। और शिकार शिकारी संबंध में क्या होता है, एक हमेशा के लिए मर जाएगा, दूसरा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। तो ये भी माइनस प्लस संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकारी शिकार संबंध। क्या हो जाएगा, शिकारी शिकार संबंध। तो इसको हम शिकारी शिकार संबंध भी बोलते हैं, परभक्षता भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परभक्षता। तो इस संबंध का नाम क्या है, परभक्षता। तो परभक्षता भी इसको कहा जाता है और शिकार शिकारी संबंध भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्नलिखित में से जैव मंडल का घटक नहीं है। जीव मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, लेकिन ईंधन मंडल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईंधन मंडल। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से अम्लीय वर्षा होती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। ये इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, किसकी अधिकता से, किसकी अधिकता से वर्षा में किसकी अधिकता से अम्लीय वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, मीथेन नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या क्या है। देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जगह ऐसी थी जो जहाँ पर वनस्पति नहीं थी, धीरे धीरे वहाँ पर वनस्पति, छोटे पौधे हो गए, छोटे से बड़े पौधे आए, बड़े से उससे बड़े पौधे आए, और एक बाद में एक लंबे समय के अंतराल के बाद वहाँ पर वन समुदाय आ गया, चरम समुदाय क्या आ गया, वन आ गए। तो हम देखते हैं कि एक प्रजाति ने दूसरी प्रजाति को क्या किया, दबा दिया, और दूसरी प्रजाति ग्रोथ करने लग जाती है। तो उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसा चट्टानों पर भी होता है, ऐसा जलीय वातावरण में भी होता है, सब जगह होता है, इसलिए इसको हम पारिस्थितिक अनुक्रमण भी इसको कहते हैं। तो एक क्षेत्र में नई प्रजातियों का प्रवेश नहीं, यानी पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति द्वारा प्रतिस्थापन, सही बात है। जलवायु परिवर्तन का परिणाम ये इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होता। एक नया पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण, ये भी इकोलॉजिकल सिस्टम नहीं होता। इकोलॉजिकल सक्सेशन तो धीरे धीरे एक लंबे समय के परिणाम के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति द्वारा प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाया जाता है। तो देखिए श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं हटाया जाता, अपघटन में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं हटाया जाता, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है पौधों के द्वारा, और बदले में ऑक्सीजन वायुमंडल में बाहर निकाली जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निच क्या है, निच का क्या अर्थ है। देखिए निच का अर्थ होता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक विशेष प्रजाति, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक विशेष प्रजाति की क्या भूमिका है और वह पारिस्थितिक तंत्र में अपना क्या स्थान रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं, निच कहते हैं। तो एक प्रजाति का भोजन नहीं, एक प्रजाति का निवास स्थान ये भी नहीं हो सकता, उसकी भूमिका जरूर देखी जाएगी। तो एक प्रजाति की भूमिका और स्थान ये सही है, और एक प्रजाति का आकार। तो ये देखिए निच वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि निच क्या है। तो निच यह है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक विशेष प्रजाति और उस प्रजाति की क्या भूमिका है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निच कहेंगे। उसका अध्ययन हम कहेंगे तो उसके हम क्या कहेंगे, निच कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका। इस तरह से दोस्तों हमने जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे पारिस्थितिक तंत्र के, आपको रोजाना एक पर्यावरण अध्ययन की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। और भी 2 क्लासेज हमने पहले से अपलोड की हुई हैं, उनको भी आप ज़रूर देख सकते हो। आज की क्लास में कई सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमने आपको शेयर किए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और ये क्लास निश्चित रूप से आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और अपनी टीचिंग एग्ज़ाम की या किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जितनी भी क्लासेज हैं, धीरे धीरे कोर्सेज़ को हम शुरू करते जा रहे हैं और क्लासेज पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके लिए लाभदायक रहेंगी। और टीचिंग एग्ज़ाम के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि आने वाली समय में विशेष टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित आपको 1-2 कोर्स देखने को मिलेंगे, तो उनकी भी आप तैयारी कर सकते हो। तो वो भी स्टूडेंट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, राधे राधे।